तो आज हम लोग कुछ बातचीत करेंगे कोरोना के दौर में या लॉकडाउन के दौर में कहिए, इसमें मजदूरों की क्या स्थिति है, खासतौर से प्रवासी मजदूरों की क्या स्थिति है। हालांकि एक अच्छी बात है कि इन दिनों हम कुछ मजदूरों के बारे में अधिक ही बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जिन वजहों से इस समय हम मजदूरों की चर्चा कर रहे हैं वो शायद बहुत सुखद स्थिति नहीं है। कोरोना एक महामारी है, इसने सबको परेशान किया है, लेकिन सबसे अधिक जो इसकी गाज गिरी है वो मजदूरों पर है। जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो, जो कहीं बाहर गए हैं कमाने खाने के लिए वो, या फिर ऐसे लोग जो कहीं अपना घर छोड़ के जाते हैं और बाहर कमाने गए हैं, तो उनकी स्थिति काफ़ी मैं कहूँ कि असहनीय है, दर्दनाक है, या उन पे सर्वाधिक मार पड़ी है इसकी। तो उसके कुछ आंकड़े भी हैं, शायद मैं उन आंकड़ों पर भी बात कर रहा होऊंगा। लेकिन सबसे पहले तो हमें यह भी समझना है कि अगर कोई मजदूर या कोई भी कमाने खाने के लिए अपना घर छोड़ता है, तो सिर्फ हम इन अर्थों में नहीं समेट सकते कि उसने अपना घर छोड़ दिया और वो जाके वहाँ बाहर कमाने लगा, क्योंकि घर छोड़ना एक बहुत छोटी सी चीज़ हो जाती है। वो दरअसल अपनी पूरी संस्कृति छोड़ रहा होता है, अपना पूरा स्थानीय बोझ छोड़ रहा होता है, अपनी स्मृतियाँ छोड़ रहा होता है, अपनी जड़ें छोड़ रहा होता है, और वो बेहतर ज़िंदगी की तलाश में कहीं और जब जाता है, और अगर वहाँ के लोग भी उसे नहीं अपना पाते हैं, जैसे अभी की क्या स्थिति है, तमाम यूपी, बिहार और ऐसे रिमोट एरिया से लोग, कोई दिल्ली गया है, कोई कलकत्ता गया है, कोई कहीं गया है, बेंगलुरु गया है, मुंबई गया है, वहाँ लोग कमाने खाने गए हैं। लेकिन अगर वहाँ कोई विपदा है तो वो फिर शहर इन्हें नहीं अपना पा रहा है। तो ये इस पर मुझे लगता है कि एक शेर मैंने कहीं पढ़ा था या कहीं लिखा था, वो मुझे शायद अभी याद नहीं है। उसमें है कि मतलब आशय उसका यही है कि जिस शहर को गढ़ने में, जिस शहर को बनाने में हमने अपना पसीना लगाया, हमारे कई सपने दफन है उसकी एक एक ईंट में, अब हम उसी शहर पे बोझ कैसे हो गए अगर कोई विपत्ति आती है तो ये उनके जीवन की एक त्रासदी है। लेकिन इसके कुछ बड़े गहरे अर्थ हैं। जैसे कोरोना में लॉकडाउन तो हर जगह हुआ, दुनिया के कई देशों में हुआ, लेकिन शायद भारत हमारा एक पहला देश है जहां महज 3 से 4 घंटे की नोटिस पे हुआ। कहीं और भी जब हुआ तो 2-3 दिन की उसे मोहलत थी कि भाई, किसी को मोहलत थी कि अगर हमको 28 को करना है तो हमने 22 को घोषित किया कि 28 से लॉकडाउन है, तो सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाती थी। लेकिन मजदूरों के लिए तो बड़ी त्रासद स्थिति है कि 8 बजे हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं और घोषित करते हैं कि 12 बजे के बाद लॉकडाउन है, भारत बंद रहेगा। तो ये स्थिति गड़बड़ थी, उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी कि वो 4 घंटे में क्या कर पाएं। तो एक तो ये, इससे हमारा लॉकडाउन भी असफल हुआ, और उन मजदूरों पे जो बीती, चूंकि शुरुआती के जो 3-4 दिन थे लॉकडाउन के बाद के, वो लॉकडाउन की असफलता की भी कहानी है और मजदूरों के जीवन की त्रासदी की भी कहानी है। तो उसमें कुछ चीज़ें, जैसे अभी मैं देख रहा था कि हमारे जो 3 बड़े अर्थशास्त्री अभी हैं, अमर सेन, रघुराम राजन और अभिजीत बनर्जी, इन तीनों ने मजदूरों की चिंताओं को लेकर के, मजदूरों के जीवन को लेकर के, या लॉकडाउन के दौर में जो मजदूरों के संघर्ष हैं उनको लेकर के सरकार को आगाह भी किया है कि हमें उन पे ध्यान देना चाहिए। और ये तो सही बात है कि सरकार ने या पुलिस ने या हम सब ने मजदूरों की गरिमा को एक ठेस तो पहुंचाई ही है, हम बहुत अच्छे से उनको ट्रीट नहीं कर पाए। एक आंकड़ा जो मैं देख रहा था कि जब से लॉकडाउन हुआ है, वो मेरे सामने है कि 14 घंटे में 5 लाख मजदूर पलायन करते हैं। ये बड़ी आबादी है। 14 घंटे में 5 लाख लोग सिर्फ दिल्ली से निकलते हैं और सड़कों पे आ जाते हैं। मुझे याद नहीं है कि आज़ादी के बाद, या मैंने कहीं सुना पढ़ा भी नहीं कि आज़ादी के बाद इतनी बड़ी संख्या में कभी लोग सड़कों पे आए होंगे, और सिर्फ इसलिए कि एक महामारी है और लॉकडाउन है। शायद यही उसका उपाय था। तो हम इस उपाय को करते, अगर थोड़ी बेहतर तैयारी के साथ करते, तो इसके रिजल्ट और भी अच्छे आ सकते थे। तो वो जो मैं आंकड़े की बात कर रहा था कि 14 घंटे में 5 लाख लोग पलायन करते हैं। और एक और आंकड़ा, ये जो आंकड़े मैं दे रहा हूँ वो CSDS और CII की रिपोर्ट से है। तो इसमें है कि अभी जो देश में बेरोजगारी की स्थिति है, तो देश का हर चौथा आदमी बेरोजगार है। ये कितनी बड़ी त्रासदी है। लॉकडाउन ने 12 करोड़ लोगों को बेरोजगार किया है, और लगभग 30 से 35 से 40% तक बेरोजगारी बढ़ेगी और बढ़ी है। तो ये उनके जीवन की एक विसंगति है, इस पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए था, शायद हम नहीं कर पाए। इसकी वजह क्या रही?
कि जैसे लॉकडाउन घोषित हुआ तो लगभग 80% जो उद्योग हैं वो बंद हो गए, उनमें तालाबंदी हो गई। तो जब 80% उद्योग बंद हुए तो जाहिर है कि उसमें जो काम करने वाले मजदूर हैं उनकी बड़ी आबादी वहां से हटेगी, वहां से विस्थापित होगी, बाहर जाएगी। तो उसमें से जो लोग निकले तो 80% उद्योगों में काम बंद हो चुका है। और ये भी एक फैक्ट है कि हमारे यहाँ 90% से अधिक मजदूर असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं, यानी उनका कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनके लिए कोई सुविधाएं नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोग बाहर हो गए। जो बेरोजगारी की दर मार्च के मध्य में लगभग 8.4% थी, वो मार्च के अंत होते होते यानी लॉकडाउन के होते होते लगभग 25% बढ़ी और अब तो 40% तक जाने की आशंका है। अभी जो एक आंकड़ा में देख रहा था कि लगभग 12-13 लाख मजदूर देश भर में कहीं न कहीं शेल्टर कैंप में शरण लिए हुए हैं। और वो जो शेल्टर होम्स बने हैं वो लगभग 2500 के आसपास हैं, 2300-2500 के आसपास। लेकिन उनमें भी जो स्थितियां हैं वो बहुत तकलीफदेह हैं, शायद उनमें कोई रहना नहीं चाहे। और जैसे हम ट्रीट करते हैं मजदूरों को, जैसे अभी तो कई सारे वाकई हो गए कि जो समृद्ध वर्ग से लोग आते हैं, जो रसूख वाले लोग हैं, जिनके पास राजनीतिक आर्थिक ताकत है, सामाजिक हैसियत है, तो उन लोगों में तो बहुत सारे लोगों ने इस लॉकडाउन के नियम कानून को तोड़ा और उसका फायदा उठा लिया। लेकिन उस पर क्या बीतेगी जो ये कर ही नहीं सकता, यानी उस पर तो दोहरी मार। तो अभी एक और आंकड़ा मैं चाहूंगा कि हम लोग उस पर जरा बात करें कि जब नई अर्थनीति हमारी आई थी तो एक दशक में लगभग 10 लाख लोग बेरोजगार हुए थे। नई आर्थिक नीति आने के एक दशक यानी 10 साल के भीतर 10 लाख लोग बेरोजगार हुए। लेकिन इस लॉकडाउन ने महज 10 दिनों के भीतर ही 12 लाख लोगों को बेरोजगार किया। तो ये भी एक तकलीफदेह आंकड़ा है। और एक चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कैसे हम लोगों ने आखिर किया क्या। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास भूख है, मैं भूखा हूं, या कोई मजदूर भूखा है, तो उसके पास काम नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, उद्योग बंद है, तो फिर वो सड़क पर आएगा। और सड़क पर आएगा तो सरकार कहे कि सड़क पर नहीं, आपको घर में जाना है। लेकिन अगर घर में रहना है तो एक और आंकड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं कि घर में रहने की क्या स्थिति है। यानी जो लोग खुले में सो रहे हैं उनकी क्या स्थिति है। और 10 लाख लोग तो बेघर हैं, 20 करोड़ लोग भूखे रोज सोते हैं, तो वो 10 लाख लोग जो बेघर हैं वो किस घर में जाएंगे। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति है कि हमने मजदूरों के साथ उन पे शायद बहुत ध्यान नहीं दिया। एक सिविल सोसाइटी या सभ्य नागरिक समाज होने के नाते, एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते हमारी ड्यूटी बनती थी कि हम उनके साथ कुछ बेहतर तरीके से पेश आ सकते थे। लेकिन फिर मैं थोड़ा कुछ और आंकड़ों की बात कर लूँगा। सरकार कह रही है कि हम लोग 10 महीने तक 130 करोड़ लोगों को भोजन करा सकते हैं। लेकिन अभी भी जो कैंप्स की स्थिति है और जो मजदूर हैं या जो लोग शेल्टर्स में हैं, उनकी स्थिति है कि रोज उनको खाना नहीं मिल रहा है। और अभी जो एक स्वान की रिपोर्ट आई है कि उसमें से 90% लोगों के पास वेतन नहीं मिला है और 96% लोगों को राशन नहीं मिला है। तो ये सरकार के जो दावे हैं इसमें कहीं ना कहीं झोल दिख रही है, या हम लोग उसे बहुत अच्छे से एड्रेस नहीं कर पा रहे उन तमाम समस्याओं को। एक और चीज़ है कि जो हम खाना बांट भी रहे हैं, तो कई जगह की रिपोर्ट आई कि सुबह 6 बजे 5 बजे वो लाइन में लगते हैं और दिन का खाना उनको जाके 12 बजे 1 बजे मिलता है। और अगर 1200 लोगों के लिए खाना आया हुआ है, 3000 लोग लाइन में हैं, तो खाना खत्म भी हो जाता है और वो बहुत सारे लोग जो धूप में उतनी देर बैठे रहते हैं उनको खाना भी नहीं मिल पाता है। तो ये भी एक स्थिति है जिनको हमने एड्रेस नहीं किया ठीक से। एक और चीज पे मैं जरा बात करना चाहूंगा कि अगर हमारे गोदाम भरे हुए हैं तब भी हमारे मजदूर या हमारे लोग भूखों क्यों मर रहे हैं, भूख से इतनी मौतें क्यों हो रही हैं। तो जादरेज ने कहा कि अगर हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली मजबूत हो जाएगी, हम उसी को मजबूत कर लेंगे, तो इन तमाम चीज़ों को हम ठीक से कर पाएंगे। अब सरकार की नीति आ गई कि हम जो बेनिफिट है वो उनके खाते में डालेंगे। तो अगर बैंकों में भीड़ हो रही है तो एक तो वो बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं मानी गई कि हम जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है उसको करें, क्योंकि वो बहुत आसान नहीं है और बहुत सुलभ नहीं है।
उसके बाद बैंकों में जो भीड़ बढ़ी उसने अलग त्रासदी उत्पन्न की। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के विसंगतियां हैं। और ये भी है कि ऐसा नहीं है कि इस तरह की चीज़ें हम सिर्फ हिंदुस्तान में ही देख रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में इस तरह की विसंगतियां अधिक आई हैं। तो इस तरह के कई आंकड़े हैं जो हमें लगता है कि हमें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर भी अगर इन चीज़ों को हम लोग एड्रेस कर पाते तो शायद थोड़ी स्थितियां और बेहतर हो सकती थी। तो अभी फिलहाल हम लोग अपनी चीज़ों को यहाँ कंक्लूड कर सकते हैं। फिर आगे हम किसी और मुद्दे पे, जैसे अभी हमारे संज्ञान में है कि लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा अभी बहुत बढ़ी है, तो शायद फिर हम कभी उस पर बात कर रहे होंगे। लेकिन अभी तो मजदूरों की स्थिति ने या उनके जो हालात हैं उसने हम लोगों को काफ़ी परेशान किया हुआ है और उनको ठीक तरीके से एड्रेस करने की ज़रूरत है। क्योंकि कोई भी अगर मरीज है, कोई भी पेशेंट है कोरोना का, तो वो अपराधी नहीं है, इसको हम लोग ध्यान में रखें। और अगर कोई गरीब है तो वो भी अपराधी नहीं है, वो भी इस भारत देश का नागरिक ही है। और हिंदू मुसलमान या दलित अवर्ण सवर्ण तो बाद में है, पहले भारत का नागरिक है, तो उसकी देख रेख या उसकी वो भी हमारी चिंताओं में शामिल होना चाहिए।